So we are going to start. Don't waste your time. क्या यहाँ आसपास थोड़ा ज्यादा एनोइंग साउंड आ रहा है? मेरे आसपास कोई डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं क्या आवाज के? ट्रैफिक वगैरह का या ऐसा कोई? नो सर। नहीं है? ओके। अगर ऐसा हो, कोई चीज नहीं समझ में आए, कोई वॉइस क्लियरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एक्चुअली जिस अपार्टमेंट में अभी मैं हूँ वहां पर पूरे अपार्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है, पता नहीं कुछ फ्यूज या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सो दे आर ऑन रिपेयरिंग। ठीक है, हम फर्स्ट चीज पर आते हैं, दैट इज पोलर एम्प्लीफिकेशन। पोलर एम्प्लीफिकेशन मींस ये होता है, इसको ऐसा समझिए कि पोल्स की जो साइज है या पोल्स का जो सिचुएशन है उसमें कहीं एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है। सो दिस इज रिगार्डिंग, अगर पोलर एम्प्लीफिकेशन से टर्म आता है या फिर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन से टर्म आता है, सो यू हैव टू रिकॉल दैट समथिंग इज इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज इंक्रीजिंग रिसेंटली। जो चीज बढ़ रही है उसको हम समझते हैं कि अभी क्या बढ़ रहा है, दैट इज द हीटिंग। ये हम जानते हैं ना कि अभी हीटिंग रिलेटेड चीज बढ़ रही है, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। सो पोलर एम्प्लीफिकेशन इज कनेक्टेड टू द आर्कटिक रीजन की जो हीटिंग है उससे रिलेटेड है। देयर वाज एन स्टडी, ये क्यों अभी रिसेंटली डिस्कशन में आया है कि एक स्टडी हुई है एंड द स्टडी सजेस्टेड दैट इट इज 4 times फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट। आर्कटिक की जो हीटिंग है वो रेस्ट ऑफ द प्लेनेट से 4 times फास्टर स्पीड से बढ़ रही है। विच स्टडी सजेस्टेड, दैट इज फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी करी है जो। सो अब हम इस चीज पर देखते हैं कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस एंड व्हाट आर द कोजेस। तो इससे हम रिलेटेड चीज पर बात कर लेते हैं। तो चेंजेस इन व्हाई देयर इज अ 4 times फास्टर हीटिंग ऑफ द आर्कटिक, उसके कोजेस क्या है? सो फर्स्टली कोजेस अगर हम देखें, हमने पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने जीएस में जनरली, दैट इज वन इज ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड इज आइस एल्बिडो फीडबैक। आइस एल्बिडो फीडबैक क्या होता है? एल्बिडो समझते हैं क्या? कितने बच्चे एल्बिडो समझते हैं? यस सर। क्या होता है बेटा ये? सर ना, सर जब है ना सूरज होता है ना, सर सोलार एनर्जी को जितना आप कंज्यूम कर लेते हैं, शायद आइस का अल्बिडो हम्म। सर रिफ्लेक्ट बैक करना होता है। एल्बिडो मीन्स जितना टोटल सोलर रेज किसी सरफेस पर आई और उससे जितनी टेम्परेचर आया और उसको वापस से उसने कितना रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया, हाँ, कितना रेडिएशन रिफ्लेक्ट किया है वापस। करके भेज दिया, दैट इज द एल्बिडो। तो मतलब मान लीजिए कि अगर 14-15 रेज किसी सरफेस पर आई हैं, उस सरफेस पर टकराने के बाद में वो वापस से वहां से रिटर्न कर दी गई है, दैट इज द एल्बिडो। तो उसमें से 15 में से कितनी जितनी एनर्जी वहां पर एब्जॉर्ब हुई है और उसके बाद में कितनी वापस से रिफ्लेक्ट कर दी है, दैट इज द एल्बिडो। सो आइस एल्बिडो फीडबैक वो कहीं पर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है का मतलब वो आइस जितना एब्जॉर्ब कर सकता था वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, वो पहले कम किया करता था ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ये हो गया। पहले आप ये ऐसा समझिए कि अगर हम ये मानते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर द वाटर इज इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन, वो उसमें आइस की पोजिशन में होता है, H2। अब अगर वहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर -40 है, -50 है, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। ये तो समझ में आता है ना कि वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा। बहुत ज्यादा ठंडा बर्फ होगा तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, उस पर कम उसका इंपैक्ट होगा। किसका? सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी का कम इंपैक्ट होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा वापस से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इन दिस सिचुएशन, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ओवरऑल जो आइस का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम हो रहा होगा। मतलब कि वो -40 से -30 हो रहा होगा, -20 हो रहा होगा, -10 हो रहा होगा। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है आइस का, तो उसका जो रिफ्लेक्शन कैपेसिटी है वो वापस से जितना यहाँ से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कैपेसिटी उसकी कम हो रही होगी।
So this is the ice albedo feedback. Lapse rate feedback, temperature reduction with elevation. लैप्स रेट फीडबैक का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम एलिवेशन पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। ये जनरल फेनोमेना है, ये आप समझते होंगे ना, जिसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी बोला जाता है। कुछ बच्चे इस चीज को समझते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर टर्म सुना है? यस सर। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे अभी हम गर्मियों में पहाड़ों पर घूमने जाते हैं ना, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम होता है। सो जो लैप्स रेट है, ऊंचाई के साथ जो टेम्परेचर कम होना चाहिए वो रेट कम हो रही है, मतलब एलिवेशन के साथ जो टेम्परेचर डिक्लाइन होना चाहिए वो डिक्लाइन होना कम हो गया है। सो दोज आर द रीजंस व्हाई आर्कटिक इज मेल्टिंग फास्टर, ग्लोबल वार्मिंग, आइस एल्बेडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक ये कम हो रहा है। वाटर वेपर फीडबैक, वाटर वेपर एक टर्म अगर आपने सुना हो, इट इज कोल्ड एज, क्या एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा है रिसेंटली, लास्ट ईयर और इस साल के न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा था, दैट इज वेट बल्ब। क्या ये चीज सुना है? वेट बल्ब, वेट बल्ब फिनोमेना। ये टर्म कहीं पढ़ा है, सुनने में आया है क्या बेटा किसी के? नो सर। नो सर। नहीं सुना है। वेट बल्ब का मतलब ये होता है कि अ, ऐसा समझिए कि हमारा जो टोटल एनवायरनमेंट है, जहां कहीं पर हम रह रहे हैं, इसके सराउंडिंग जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में सिचुएशन ये हो जाती है, बल्ब मीन्स ये होता है कि वो पूरा कैप्टिवेटेड है। बल्ब का मतलब यही होगा ना कि वो पूरा बंद है चारों तरफ से। तो हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो सॉरी एनवायरनमेंट जो है, एटमॉस्फेयर जो है, वो पूरा तरह से बंद है, ऐसे बल्ब की तरह। अब इसमें जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर ओवरऑल, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है हमारे यहाँ पर, पोल्यूशन रिलेटेड और ये इस तरह की जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जिनकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इस बल्ब में ह्यूमिडिटी बढ़ रही होगी। वाई? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडेंसेशन बढ़ता है। हमारे यहाँ पर 70% वाटर बॉडी है पूरी अर्थ की, तो उसका जितना ज्यादा वाष्पीकरण हो रहा है, उसके होने की वजह से यहाँ पर ह्यूमिड बढ़ रहा है, और वो ह्यूमिड बढ़ना रेन में या परसिपिटेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मतलब वो पानी जो इकट्ठा हो रहा है वो कंडेंसेशन नहीं हो रहा है और वो वापस से धरती पर नहीं आ रहा है, बट वो एनवायरमेंट में कहीं फ्लो कर रहा है। सो दिस इज हाउ कि एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, पर्टिकुलर अर्थ के आप एटमॉस्फेयर में मान लीजिए, किसी भी एरिया के एटमॉस्फेयर में मान लीजिए, वहां पर अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी की वजह से वहां पर कई सारी चीजें होने लगती है। क्या आपको ये पता है कि बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में, हम ये देखते हैं कि फंगस ज्यादा लगती है? क्या ये चीज रियलाइज करी है? कुछ खाने पीने की चीजें, पेरिशेबल आइटम्स जल्दी खराब होते हैं, सब्जियां यस जल्दी सर। सड़ने लगती है, फ्रूट्स जल्दी सड़ने लगते हैं। वाई? बिकॉज जब कभी भी ह्यूमिडिटी बढ़ रही होगी तब वहां पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ रहे होंगे। क्या आपको ये पता है कि साउथ इंडियन एरिया में जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां है, या इस तरह की जो डिजीज है, वो वहां पर ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ राजस्थान और द नॉर्थ इंडिया। या फिर हम ये देखें कि मारवाड़ में अगर आप देखेंगे, अरावली के वेस्ट साइड में, तो मारवाड़ रीजन में जहां पर ह्यूमिडिटी कम होती है, उस एरिया में इस तरह की बीमारियां, इस तरह के जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो कम होती है। उनका रीजन ये है कि ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से वहां पर जितने भी पेस्ट हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, या जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके इंक्रीमेंट करने की, उनके ग्रो करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इन सच सिचुएशन, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में ये होगा कि यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा होगा, और जैसे जैसे ये पानी एनवायरनमेंट में जा रहा है, बट वो कंडेंस होकर वापस से रेन
के रूप में, precipitation के रूप में किसी भी तरह से वापस नीचे नहीं आ रहा. It creates a situation like wet bulb. अब मैं आप इसका एक जनरल एग्जांपल देता हूं कि हम कई बार बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में हम ये फील करते हैं, इवन जयपुर में भी अगर हम देखें या दिल्ली में हम देखें, कि हमें ऐसा लगता है कि आसमान में बादल हैं बट वो बरस नहीं रहे हैं. कई कई दिन तक ऐसी सिचुएशन चलती है कि आसमान में बारिश है बट बारिश नहीं हो रही. दिस इज द सिचुएशन कॉल्ड एज वेट बल्ब. सो वाटर का वेपराइजेशन जब बढ़ रहा होता है, वाष्पीकरण जब बढ़ रहा होता है, तो ये जो वेप की कंडीशन है, ये फीडबैक बढ़ रहा होता है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. और इस वार्मिंग की वजह से जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वेट, आप जानते हैं कि कोई भी पर्सन अगर हीट इंजर्ड होता है या आग से इससे इंजर्ड होता है, तो उसमें जो बर्न केसेस होते हैं, बर्न केसेस में ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट फायर के कांटेक्ट में आने की जगह अगर कोई पर्सन वेब के कांटेक्ट में आया है या स्टीम के कांटेक्ट में आया है, तो उसमें उसको ज्यादा इंजरी होती है. वेट सिचुएशन, जो ह्यूमिडिटी, जो गर्म जो भाप होती है ना, उससे ज्यादा इंजरी होती है हमेशा. सो इन दिस सिचुएशन वेट बल्ब का मतलब ये हो जाता है कि ये वाटर वेप सब जगह इकट्ठी हो रही है बट कंडेंसेशन नहीं हो रहा है और बारिश नहीं हो रही है. दिस इज द सिचुएशन. सो कोजेज ऑफ द आर्कटिक मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, आइस एल्बेडो, लैप्स रेट फीडबैक कम हो रहा है, वाटर वेपर फीडबैक बढ़ रहा है, और ओशन हीट ट्रांसपोर्ट. ओशन हीट ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है, क्या आपने ओशन करंट्स और ओशन वेव्स इनके बारे में सुना है? ओशन करंट्स का नाम सुना है? जो यस सर. क्या होता है उसमें? ओशन करंट्स क्या होती हैं? सो ओशन करंट्स के थ्रू ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होती है, जैसे कोल्ड करंट्स होता है और हॉट वार्म करंट्स होते हैं. कोल्ड करंट्स एंड हॉट करंट्स या वार्म करंट्स होती है. इसमें आपको ये पता है कि ऐसा कहा जाता है कि दिस इज द एक्शन ऑफ नेचर टू बैलेंस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट. मतलब पृथ्वी का पूरा पूरा ग्लोब का, पूरा अर्थ का टेम्परेचर को बैलेंस करने का एक नेचुरल एक्टिविटी है, जिसमें करंट्स इधर से उधर जाती है, जिसमें हॉट करंट्स वार्म एरिया में जाती है और वार्म करंट्स हॉट एरिया में जाती है. सो ओशन हीट ट्रांसपोर्टेशन जो रेट है, ये भी डिफरेंशिएट हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज देयर इज अ मेल्टिंग आइस. तो ये अगर स्टेटमेंट्स में ये पॉइंट्स आते हैं, एक बार इनको याद रख लेना कि ये सभी आर्कटिक के मेल्ट होने के रीजंस में है. क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? यस सर. ओके. आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन या पोलर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, तो इससे क्या चीज चेंज हो रही है? सरफेस एयर टेम्परेचर का जो बैलेंस है वो चेंज हो रहा है, एंड नेट रेडिएशन बैलेंस, जो रेडिएशन जितनी सन की अर्थ पर आती है और जितनी वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रेडिएशन बैलेंस चेंज हो रहा है. दैट इज द पोलर एम्प्लीफिकेशन. क्या ये क्लियर है? यस सर. ओके, नेक्स्ट चीज पर आते हैं, एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस. A coalition of 18 countries जो आइस मेल्ट कर रहा है, उससे कौन से कंट्रीज पर मोस्ट इम्पैक्ट होगा? क्या हम अज्यूम कर सकते हैं? सर स्मॉल आइलैंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है. ओके. और जो सी कोस्ट के पास है, जैसे इंडिया, चाइना, जो सी कोस्ट के पास आती है, उन कंट्रीज पे ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा. ठीक है. और दो चीजों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, दो कैटेगरी के कंट्रीज पर. एक जो सी शोर के कहीं ना कहीं पास में है, मतलब कोस्ट लाइन पर बसे हुए हैं, पानी के ज्यादा नजदीक है, कि जैसे भी सी लेवल राइज करेगा उन पर इम्पैक्ट होगा, पहला. दूसरा, वो जो हाई एलिवेशन पर है, जो नियर टू पोल है या हाई एलिवेशन पर जो कंट्रीज है, अगर ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं तो उन कंट्रीज पर फर्क पड़ेगा, कि एक तो जो समुद्र के पास है और दूसरा एक जो बहुत ऊंचाई पर है, जो पोल के नजदीक है. ये दोनों पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा ना, दोनों ही कैटेगरीज पर. यस सर. सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक
COP27 कहाँ हुआ था अभी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इजिप्ट में, शर्म अल शेख में 27 हुआ था। अच्छा, इसके क्या रिजल्ट्स थे, क्या इसमें नए प्लेजेस थे, क्या नया रेजोल्यूशन था? इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं था जो हमें इस साल याद रखना हो, इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व नहीं किया है। पहली चीज तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये है कि इसमें इतना कुछ भी बहुत ज्यादा स्पेशल चीज नहीं थी। लास्ट ईयर वाले में एक पंचामृत था जो COP26 में हमने डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो आई प्रोबेबली वो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। जो NDC है, INDC, सुना है क्या NDC का नाम? हमारा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। वो कॉन्ट्रीब्यूशन में जो हमने अपने टारगेट्स चेंज किए हैं 33% से 35% को इंक्रीज करके हमने 45% बाय 2023 तक हमने टारगेट किया है। और इस तरह की जो चीजें हैं वो पंचामृत में आई हैं, उनको एक बार देख लेना, वो लास्ट ईयर वाला था। अब मैं वापस से आता हूँ इस चीज पर कि COP27 में 18 कंट्रीज ने एक कोलिशन बनाया है जिसका नाम रखा है एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस। एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल। इसमें कंट्रीज कौन से हैं? सबसे पहले इसके फाउंडिंग मेंबर्स को हम देख लेते हैं। दैट इज चिले, आइसलैंड, पेरू, जैक रिपब्लिक, नेपाल, फिनलैंड। इनमें से ऐसे कंट्रीज याद रख लीजिएगा, अगर स्टेटमेंट में कहीं ये कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज आया तो वो कंट्रीज पहले आएंगे। जो एक तो मैंने कैटेगरीज बता दी तो उससे अज्यूम कर लीजिएगा 18 कंट्रीज को याद रखना, दैट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। बट ये याद रख लेना कि इंडिया के आसपास के कौन से कंट्रीज उसमें हैं। सो दिस इज द नेपाल। मेन चीज ये याद रख लेना कि नेपाल इसमें है। दूसरा, इसको को चेयर्ड कौन कर रहे हैं, मतलब इसका चेयरपर्सन या चेयरिंग कंट्री कौन है या इसका, तो इसमें 2 कंट्रीज हैं जो इसको को चेयर्ड कर रहे हैं, दैट इज चिले एंड आइसलैंड। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस चेंज इन नेचर ऑफ वाटर और इंक्रीज इन द रेनफॉल। अगर आइस मेल्ट कर रही है उससे क्या डिफरेंस आता है, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनको इन्होंने डिफाइन किया है या वो इससे रिलेटेड कहीं पर है। सो क्या क्या चीजें बदलती है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज वाटर का जो नेचर है वो चेंज होता है। वाई? बिकॉज वाटर की डेंसिटी बढ़ रही है। वो डेंसिटी बढ़ने की वजह से उसमें जो अदर एलिमेंट्स हैं वो कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, और उसकी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है वो चेंज होता है। ये आपने डैम के बारे में भी सुना होगा ना, एक रिवर फ्लो हो रही है, उस पर अगर हम रोक कर कहीं पर डैम बना रहे हैं तो वहां पर सडनली अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर बढ़ने लगेगा, वहां पर पानी का भराव ज्यादा होने लगेगा। पानी का भराव होने की वजह से एनवायरमेंटलिस्ट हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। सो व्हाई द इकोसिस्टम इज गेटिंग रूइंड? बिकॉज जो अदर एलिमेंट्स, जो वहाँ के सेडिमेंट्स हैं, वो सेडिमेंट्स और वाटर का जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, वो रेशियो कहीं पर अप एंड डाउन होता है। उसकी वजह से जो नेचर ऑफ वाटर है वो चेंज होता है। अगर आइस मेल्ट कर रहा है तो उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा होगा। सी लेवल राइज होने की वजह से जो हमारा वेपर फीडबैक है या वाटर वेपर या फिर ओशन हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें चेंजेस हो रहे होंगे। उसमें चेंजेस होने की वजह से ला नीनो एल नीनो में डिफरेंस आ रहा होगा। सो इट विल क्रिएट सम चेंजेस, इंक्रीज इन द रेनफॉल। रेनफॉल बढ़ता है। डेथ ऑफ फना, डिजीज आउटब्रेक। अभी मैंने बताया है आप लोगों को कि वेट बल्ब वाली सिचुएशन में किस तरह से जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। आइस शीट मेल्टिंग, and those are the consequences if the ice is melting. Ambition on melting ice on sea level resources. एम क्या है इस कोलिशन का? स्पेशल अटेंशन टू द रोल ऑफ क्रायोस्फीयर लॉस। क्रायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? ये टर्म सुना है? व्हाट डज इट मीन बाय द क्रायोस्फीयर? पोर्शन, अर्थ का जो पोर्शन जो आइस में कवर्ड है, वो आइस में कवर्ड है, वो सब उसमें आता है। सो अर्थ कवर्ड बाय आइस और स्नो, दैट इज द क्रायोस्फीयर। जो आइस है, स्नो है, वो भी उसमें आएगा। और ये याद रखना कि ये सीजनली भी हो सकता है और ईयर राउंड भी हो सकता है। मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन में अगर कहीं पर बर्फ की चादर फैली रहती है
एक आइस शीट वहां पर बनी रहती है, और ऐसा हो सकता है कि वहां पर गर्मियों में वापस से नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए और आइस शीट नहीं रहे, तो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन द क्रायोस्फीयर। ये टोटल अर्थ सरफेस का 15% अबाउट कंसिडर किया जाता है। सो द एम ऑफ दैट एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस पॉल्यूशन इज टू फोकस द स्पेशल अटेंशन द रोल ऑफ द क्रायोस्फीयर लॉस। ये चीज समझ में आई, इसके को चेयर समझ में आया, और इनका क्या टारगेट है, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पर आते हैं क्लाइमेट टिपिंग एलिमेंट। क्लाइमेट टिपिंग एलिमेंट्स का मतलब ये होता है, आप ऐसा समझिए कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं अर्थ पर जिनमें अगर उनके सिस्टम में, उनके सर्कुलेशन में, उनका जो पर्टिकुलर एक्ट है उसमें अगर कहीं कोई चेंजेस होता है तो उसकी वजह से लार्ज लार्ज इम्पैक्ट पूरी ह्यूमन एक्टिविटीज पर या पूरे अर्थ पर देखने को मिलता है। सो क्लाइमेट टिपिंग एलिमेंट्स में कुछ ऐसी चीजें कंसिडर की जाती है जिनके इकोसिस्टम में, जिनके क्लाइमेट में, जिनके एटमॉस्फेयर में अगर किसी तरह का कोई चेंजेस किया गया, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी कोई चेंजेस हुआ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अर्थ पर बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे। इन एलिमेंट्स में क्या कंसिडर किए जाते हैं, दैट इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट इसका एक एग्जांपल है, वेस्ट अफ्रीकन मॉनसून में जिस तरह के जो होते हैं, दोज आर द क्लाइमेट टिपिंग एलिमेंट्स। So the number of such elements has increased from 9 to 16. ऐसे elements जो अभी तक अर्थ पर 9 हुआ करते थे, इनको 16 कंसिडर किया जा रहा है कि ऐसे वेरियस 16 एलिमेंट्स हैं जिनके इकोसिस्टम में, जिनके काम करने में, जिनकी जो एक्टिविटीज है, जिनका जो पूरा ईयर राउंड बैलेंस है, उनमें किसी भी तरह का डिसबैलेंस क्रिएट किया गया। सो दोस आर that those will create some negative impact on the human activities or overall to the planet, to the globe. So those are the climate tipping elements. Okay, 1 second. Yes, so certain large scale system on earth that are essential for its sustenance, अर्थ के सस्टेनेंस के लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, दोज आर द climate tipping elements, and the number of elements has increased from 9 to 16. अच्छा, certain thresholds हैं ये कुछ, थोड़ा सा इस वाले टॉपिक को my apologies for that कि हैंड रिटन पीपीटीज में कुछ ऊपर नीचे हो गया है, अगर इसको आप समझ पाए। सो दिस इज द फर्स्ट ए, सेकेंड इज बी। सो ये इसी से कोरिलेट करता है, इसको जब आप वापस से रिवाइज कर रहे हो तब इसको एक बार समझ लेना। इसी वाले पीपीटी में आई थिंक ये थोड़ी चेंजेस हुए हैं कुछ। सर्टेन थ्रेशोल्ड्स, ये कुछ ऐसे थ्रेशोल्ड्स हैं अगर इनमें चेंजेस होता है क्लाइमेट टिपिंग एलिमेंट्स में, तो इनके कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं फॉर द अर्थ। क्या यहां तक बात क्लियर है? मैं टॉपिक 4 पर आता हूं, जॉइंट आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड यूएनडीपी इनिशिएटिव। इसको मैं दोबारा से यहां लिख देता हूं।
joint IMD UNDP initiative. IMD UN Development Program along with Government of Japan will accelerate climate action in 10 states and UTs. इंडिया के 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में हम क्लाइमेट रिलेटेड जो एक्शंस हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए हमने यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम और गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ में यूएनडीपी एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ में एक कोलैबोरेशन किया है कि यहाँ पर जो हम क्लाइमेट रिलेटेड जो भी एक्शंस ले रहे हैं उन एक्शंस को हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, उनको एक्सेलरेट करेंगे. So the joint initiative will support NDC with green jobs and green entrepreneurship. UNDP और जापान गवर्नमेंट के साथ में जो हमने कोलैबोरेट किया है, ये हमारे जो एक्शंस हैं उनको बढ़ाएंगे. क्लाइमेट रिलेटेड जो भी एक्शंस हम ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि उनके रिजल्ट्स क्लियर हो सके. अब बात ये आती है कि द जॉइंट इनिशिएटिव विल सपोर्ट एनडीसी, इंडिया का जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जिसको हम बोलते हैं पंचामृत. वो अचीव करने के लिए, देखिए किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने का सबसे बेटर तरीका जो होता है, सबसे बेटर तरीका जो माना जाता है, या ये समझ लीजिए कि ओवर द ईयर एक्सपीरियंसेस जो वर्ल्ड के रहे हैं, सबसे बेटर तरीका सब ये होता है कि फाइनेंस या लोगों को फाइनेंशियली उसमें जोड़ा जाए. मतलब लोगों के कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे तो लोग उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि हम गार्बेज रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, प्लास्टिक रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, गार्बेज रिलेटेड पॉलिसी में ये होता है कि आप कचरा कहीं भी फेंक रहे हो, कहीं भी फेंकने की जगह अगर कुछ ऐसे इनिशिएटिव चला दिए जाएंगे, आपसे जितना कचरा रिसीव किया जा रहा है उस कचरे को रिसाइकल करके और वापस से मार्केट में बेचा जाएगा. तो जो भी मान लीजिए कि प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसको रिसाइकल किया गया, रिसाइकल करने के बाद में कि आपने एक 1000 रुपीज का कुछ प्रोडक्ट था, वो आपके पास में यूज हो गया एंड यू आर नाउ इन द थ्रोइंग कंडीशन कि हम इसे काम में ले चुके हैं, अब इसको हम फेंक देंगे. जब हम उस 1000 रुपए की चीज को बाहर फेंक रहे होंगे, इंस्टेड आपने कचरे वाले को जमा कराया, उसने उसको रिसीव किया, आपको एक रिसिप्ट दी कि हाँ 1000 रुपए कॉस्ट का ये उस टाइम पर था और रिसाइकल होने के बाद इसकी कॉस्ट 100 रुपीज या 50 रुपीज कुछ रहेगी. तो वो हो गया किसी भी चीज में इकोनॉमिक बेनिफिट्स या फाइनेंस को इंक्लूड करना. तो जब आप किसी भी पॉलिसी में, पब्लिक पॉलिसी में फाइनेंस को इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमी को इंक्लूड कर लेते हैं, उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जोड़ लेते हैं, तो वो ज्यादा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की जा सकती है. सो thus हम क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस को एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं. दैट इज ये यूएनडीपी, गवर्नमेंट ऑफ जापान, क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्रीन जॉब्स एंड ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड चीजों को टारगेट करेगी ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके. एक चीज याद रखना, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन G20 कंट्रीज that is on track to achieve its climate goals. एकमात्र इंडिया इज द सिंगल कंट्री आउट ऑफ ऑल G20 कंट्रीज कि जो अपने टारगेट्स, जो अपने एनडीसीज हैं उनको अचीव करने के लिए ऑन ट्रैक काम कर रहा है. वी आर ऑन द ट्रैक, अदरवाइज अदर G20 कंट्रीज ऑन द ट्रैक नहीं है. उनके टारगेट्स हैं, उन्होंने अपने टारगेट्स बताए, बट हाउ दे आर गोइंग टू अचीव इट उनका कोई अता पता नहीं है. तो इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू अचीव द क्लाइमेट गोल्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट. जितने हमने जो गोल्स दिए थे उन सबको हम कर रहे हैं. यूएनडीपी ने गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है. किस प्रोग्राम में? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूएनडीपी और जापान की गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है. दैट इज फ्रॉम प्लेज टू इम्पैक्ट. फ्रॉम प्लेज टू इम्पैक्ट, गेटिंग द टर्म प्लेज मीन्स किसी चीज का रेजोल्यूशन लेना, किसी चीज के लिए कसम खाना, किसी चीज के लिए टारगेट करना, एंड इम्पैक्ट की रियल टर्म में वो एग्जीक्यूट हुई है. So the name of the program is From Pledge to Impact, and in this program UNDP and Government of Japan is extending its climate grant about 23 countries. India is one of the country out of the 23 countries
which is the total overall corpus of the program from pledge to impact is $5.16 million. क्या यहां तक क्लियर है? Those are the 3 points. क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पर आता है क्लाइमेट रिपेरेशन. क्लाइमेट रिपेरेशन मींस होता है क्लाइमेट रिलेटेड जितना भी डैमेज हुआ है उसको वापस से रिपेयर किया जाए. दैट इज द क्लाइमेट रिपेरेशन. रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान हैज फेस्ड अ बिगेस्ट फ्लड, और उस फ्लड की वजह से लगभग पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो चुका है. पाकिस्तानी इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है. पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है. तो कॉल इट वाज अ कॉल for money to be paid by the global north to global south. So what is the difference between global north and global south? What does it mean? क्या होते हैं ये? सर ग्लोबल नॉर्थ वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ग्लोबल साउथ सारी डेवलपिंग फेज में है वो कंट्री. So Pakistan ने recently in a recent flooding disaster, Pakistan is demanding this support towards climate justice. The term we are using because after the industrial revolution, developed countries जो हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेते हुए क्लाइमेट की कहीं पर कोई उन्होंने इस बारे में कहीं कंसर्न नहीं दिखाया, कोई चिंता नहीं करी कि क्लाइमेट रिलेटेड या नेचुरल जो डैमेज हो रहा है उसको कहीं कैलकुलेट नहीं किया. एंड दे हैव अचीव्ड द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. So after the industrial revolution, you have achieved the ample progress, but now it's your responsibility to provide a chunk out of your development to the underdeveloped or developing countries. This is the climate justice. So climate justice से related एक term है that is climate reparation, कि आपको money arrange करनी होगी या आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर या कुछ ऐसी चीजें देनी होगी जिनको हम अडॉप्ट कर सके. इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि सोलर पैनल्स और सोलर नोड्यूल्स रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं है. सो डेवलप्ड कंट्रीज को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज लेस इमिशन के टारगेट को अचीव कर पाए. गेटिंग दिस इज द क्लाइमेट रिपेरेशन. सो इट मे बी इन जस्ट some statements, ये statements में आ सकता है. नेक्स्ट चीज पर आते हैं ग्रीन वॉशिंग. कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनको आपने ये बोलकर पोर्ट्रे किया है कि हम क्लाइमेट प्रिजर्वेंस या क्लाइमेट प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीजों को टारगेट करते हुए हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग सच थिंग एनीथिंग. इनमें से रिलेटेड आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट यू आर जस्ट पोर्ट्रेइंग. उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग. ग्रीन वॉशिंग किसी भी चीज में हो सकता है. इट कैन बी डन बाय कंपनीज और इट कैन बी डन बाय द कंट्रीज. कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कंट्री या कोई कंपनी बार बार ये क्लेम कर रही है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी काम में रह रहे हैं, हम ग्रीन ये ऐसा कर रहे हैं, हम ग्रीन वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं. बट एक्चुअल में जब उसके वहां पर रेड पड़ेगी तब उसमें पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे. तो दिस इज द ग्रीन वॉशिंग. अभी जो यूएन के सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस, क्या नाम है उनका, उन्होंने रिसेंटली ये बोला है कि ऐसी एक्टिविटीज से कंपनीज या कंट्रीज को बचना चाहिए. सो एक्टिविटीज दैट कंपनीज और इवन कंट्रीज indulge to portray misleading or dubious claims about their climate actions. They are not doing in actual, but they are just portraying. इसको ग्रीन शीन भी बोला जाता है. तो अगर ये दो टर्म आ जाए तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ग्रीन वॉशिंग और ग्रीन शीन. Recently, UNO warned against such practices. Elements mislead people, misusing advantages of people's goodwill. कोई पर्टिकुलर पर्सन की गुडविल का भी मिसयूज इसमें किया जाता है. क्या आपको एक इंसिडेंस पता है? करीब अबाउट 1 or 1.5 year बिफोर, जूही चावला, नाम सुना है? एक एक्ट्रेस है इंडियन बॉलीवुड की. जूही चावला
क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ नए इनिशिएटिव्स या नया प्रोपोगंडा स्टार्ट कर रही थी, एंड द रीजन बिहाइंड दिस वाज her husband's company was working for the some climate related technology or some equipments they were want to sell in the market. So it was a clear cut example कि वो अपने पति की कंपनी, अपने हस्बैंड की जो कंपनी है उसको रन करने के लिए, उसको मार्केट में ज्यादा बेटर वो दिलवाने के लिए she was using the goodwill. So it was the green sheen or the greenwashing. So what are the implement elements? Misleading people, misusing advantages of people's goodwill, disguise of destructive actions, divert attentions from real environment threats, etc. are the greenwashing. क्या ये चीज क्लियर है? क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है दैट इज द क्लाइमेट रिपेरेशन। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ फंड्स हैं, उन फंड्स का मैंने सीक्वेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन फंड्स का सीक्वेंस आप याद रख लेना, ये कब क्या आया था और रिसेंटली कौन सा यूज में लिया जाता है, फंड कहाँ से कलेक्ट हो सकते हैं। सो फर्स्टली द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज 1994 में बनाया गया था। दैट इज the Global Environment Facility GEF. It has two special funds, the Special Climate Change Fund and the Least Developed Countries Fund. It has created. इस फंड को कभी एग्जीक्यूट किया गया नहीं किया गया, that is the another thing. Oh, it has some problem. One second. So the first was created प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस का मतलब कंट्रीज मिलकर इसके लिए फंड अलोकेट करें, फंड अरेंज करें, तो इसके लिए क्या क्या हमने ऑप्शंस कलेक्ट किए थे अभी तक। सो फर्स्टली 1994 में इट वाज क्रिएटेड GEF, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। इट हैज टू variations or the two parts, the special climate change fund and the least developed countries fund. Second is the adaptation fund, AF, was established in 2001 at the Kyoto Protocol. The Green Climate Fund, GCF, was also created at Copenhagen 2019 COP15 में। इसमें ये टारगेट किया गया था, ये याद रखना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिनसे डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग और जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए या क्लाइमेट रिलेटेड बेनिफिट्स या उनको सपोर्ट के लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा। सो ग्रीन क्लाइमेट फंड वाज क्रिएटेड एंड इसमें ये प्लेज किया गया कि देयर वुड बी अ कॉर्पस ऑफ $100 बिलियन एनुअली बाय 2020 तक ये कॉर्पस अरेंज कर दिया जाएगा। इट वाज प्लेस्ड इन 2009 बट नेवर अचीव्ड स्टिल। अगेन द पेरिस एग्रीमेंट, कब हुआ था पेरिस एग्रीमेंट? विच वाज द ईयर? 2015 2015 क्लाइमेट मीट हुई थी, उसमें दे रीअफर्म्ड द ऑब्लिगेशन। विच ऑब्लिगेशन? द ऑब्लिगेशन वाज अबाउट $100 बिलियन। So we reaffirm the obligation of $100 billion we will collect by the year 2020.
अगेन द क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान CFDP COP27 जो ग्लासगो में हुआ था उसमें ये टारगेट किया गया। एंड अगेन दैट $100 बिलियन वाला जो एनुअल फंड है ये हम 2023 के एंड तक डेवलप्ड कंट्रीज मिलकर कलेक्ट कर चुके होंगे। दैट वाज द टारगेट। एंड अगेन अब COP28 जो नवंबर दिसंबर में होगा उसमें ये डिसाइड किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि हैव वी अचीव्ड इट और नॉट। So this is the how we arrange the fund for the climate related actions. Getting this? इसका सीक्वेंस एक बार देख लेना। इसमें जो 100 बिलियन वाला है ये we have declared in 2009. It is very much important. नेक्स्ट पर आते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर रिसेंटली IPCC की रिपोर्ट आई थी, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस रिपोर्ट में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर टर्म को कई बार यूज में लिया गया है। सो इसमें क्या क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर वी यूज नेचुरल इनपुट्स। इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन, सबसे पहले ये समझ लेना कि क्या आपने ZBNF का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है इसमें? सर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसमें क्या क्या होता है? इसके अंदर मेनली हम जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है मतलब पेस्टिसाइड और यूज नहीं करते हैं और नेचुरल यूज करते हैं। आई थिंक काउ डंग का ये यूज करते हैं। और ये जितना हाँ मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर होती है उसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। एक अगर आप फार्म लैंड पर देखेंगे, खेत पर अगर आप देखेंगे, वहां पर बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा होता है कि हम मल्चिंग कर रहे हैं, ऐसा होता है कि हम पूरी उस पर एक शीट कवर कर रहे हैं ताकि जब तूफान आता है तब हमारा सोइल लॉस नहीं हो, धूल नहीं उड़े, वहां की ऊपर की जो सोइल है वो सोइल खराब नहीं हो। तो उन सब चीजों के लिए आप लोकली उसी फार्म लैंड पर जो जो चीज अवेलेबल है उसको यूज करते हैं। और आपने बाहर से कुछ भी परचेज नहीं किया। लाइक ऐसा समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में सूखे पत्ते हैं तो सूखे पत्तों को लेकर उन सूखे पत्तों को बिछा दिया जाता है, अच्छे से फैला दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है। तो जब भी जैसे भी तूफान आता है तो उस तूफान में जो सोइल लॉस है वो कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज, आपके फार्म लैंड पर ही आपका खुद का वेल हो, आपका कुआं हो, वहीं से पानी लिया जाता है। उस पानी को सप्लाई करने के लिए भी आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कम से कम यूज करते हैं। और इंस्टेड इस तरह से वहां पर जो उसका फ्लो है वो इस तरह से बनाया जाता है, प्लेन का या फार्म लैंड का फ्लो, कि उसमें ऑटोमेटिक पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दिस इज द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो इस तरह की एक्टिविटीज को एक बार माइंड में रखना। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं यही सजेस्ट करती है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। So recently discussed by the IPCC report, use of natural inputs, soil health पर इसमें फोकस किया जाता है through the practices that increase soil organic matter, biota and biodiversities. Food quality का इसमें स्पेशल फोकस किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी इंप्रूवमेंट पर इसमें फोकस किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी इंप्रूवमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिंगल क्रॉप ले रहे हैं और पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स और आपने स्पेशल केमिकल्स के बेसिस पर ऐसी फसल या ऐसे प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं अपने खेत में जो यहाँ का क्लाइमेट ही अलाउ नहीं करता। मतलब कि राजस्थान में अगर आप सेब उगा रहे हैं, यहाँ पर एप्पल की फसल ले रहे हैं, तो वो यहाँ पर अलाउ ही नहीं करता यहाँ का क्लाइमेट, बट यू आर यूजिंग द केमिकल्स। सो इन स्टेट वी आर focusing on the biodiversity improvement. Water quality, it also focuses on the water quality and air quality of the agriculture. Water and air quality, क्या आपको ये पता है कि हमारे यहाँ पर वाटर पोल्यूशन में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एग्रीकल्चर सेक्टर वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउ? ये स्टेटमेंट आ जाए, वुड यू कंसीडर इट ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। फॉल्स? नो सर ट्रू। ट्रू, हाउ? फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज होता है तो लीचिंग और इरिगेशन की वजह से वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। लीचिंग और इरिगेशन की वजह से वो चीज फिल्टर होकर जो हमारे यहाँ का ग्राउंड वाटर है उसमें पहुंच रहा होता है।
वो सारे फर्टिलाइजर्स, वो सारे केमिकल्स, तो वो जब वहां पर पहुंच रहे होते हैं, दे आर इवेंचुअली creating polluting circumstances for the water. So it also, regenerative agriculture also focuses on water quality and air quality. जब आपको ये पता है कि जब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करते हैं, या कोई पर्सन अगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना चाहता है, तो उसको 3 से 4 साल में जाकर जो सर्विलेंस एजेंसी है या जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज है, वो उसको 3 से 4 साल में जाकर वो सर्टिफिकेट देती है. व्हाई? बिकॉज दे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर वेदर द पर्सन इज यूजिंग एनी टाइप ऑफ केमिकल्स और नॉट, एटलीस्ट फॉर द 3 years. 3 years के बारे में इंडिया की बता रहा हूँ. 3 साल तक वो कॉन्टिन्यूसली ये देखते हैं कि आपने वहां पर ऑर्गेनिक मैन्योर ही काम में लिया हो, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं यूज किया. और अगर ये इंडिया में ऑर्गेनिक का टैग मिलने की कंडीशंस बता रहा हूँ. अगर हम इनको बाल्टिक कंट्रीज में देखें या फिर हम इनको यूरोपियन कंट्रीज में देखें, वहां पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं. और वहां पर ये है कि आप जिस एरिया में, जिस फार्मलैंड में आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसके आसपास के सराउंडिंग 100 मीटर्स में भी कहीं पर केमिकलाइज्ड एग्रीकल्चर नहीं यूज की गई है. वाई? क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन भी होता है. मतलब किसी ने अगर कोई केमिकल यूज किया है तो वो इट विल फ्लो इन द एयर ऑल्सो, तो वो आसपास की हवा में बहेगा और आपके खेत में, आपके यहाँ की जो फसल है, उसको भी इंपैक्ट करेगा वो केमिकल. सो इट इज रिलेटेड टू द एयर क्वालिटी. रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, क्या ये चीज समझ में आ रही है? रिडक्शन इन केमिकल फर्टिलाइजर, मिक्स क्रॉपिंग को हम यूज करेंगे. सिंगल क्रॉप नहीं लेकर, मोनो क्रॉपिंग नहीं करके मिक्स क्रॉपिंग को यूज करेंगे. एंड इंटीग्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में ये याद रखिएगा कि लाइव स्टॉक्स का इंटीग्रेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. ये भी इसका असेंशियल पार्ट है. दिस इज नॉट ओनली द एग्रीकल्चर, बट लाइव स्टॉक्स से हमारे को फिर जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, काउ डंग्स वगैरह, और ये सारी चीजें अवेलेबल होगी. सो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द लाइव स्टॉक्स. गेटिंग दिस? नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं. हाउ द क्लाइमेट चेंज इज क्रिएटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मॉनसून. इंडियन मॉनसून से रिलेटेड और इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, और ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडियन मॉनसून पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये हमें एक बार देखना पड़ेगा. ये मैं कुछ बेसिक टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको आप एक बार रिकॉल कर लेना. अगर नहीं आपको रिकॉल हो रहा है तो इसको एक बार होमवर्क में देख लेना. इंडियन मॉनसून के हम फैक्टर्स की बात करते हैं. कौन से फैक्टर्स इंडियन मॉनसून पर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, कौन से फैक्टर्स इंडियन मॉनसून में कंसीडर किए जाते हैं. फर्स्ट इज इंडियन ओशियन डाइपोल, प्री मॉनसून हीटिंग जो अभी चल रहा है, स्पेशली इन द हिमालयन रीजन, ला नीना एंड ईस्ट इंडियन ओशन का जो टेम्परेचर है, इन फैक्टर्स की वजह से इंडियन मॉनसून क्रिएट होता है. इंडियन मॉनसून का नेचर बदलता है, चेंज होता है, उसमें जो भी सिचुएशंस होती हैं, दोज आर द फैक्टर्स ऑफ द इंडियन मॉनसून. अब हम ये बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उससे यहाँ पर इंडियन मॉनसून में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. सो द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड थिंग्स आर द फैक्टर्स ऑफ इंडियन मॉनसून. हमने देखा, क्या ये चीज क्लियर है कि इंडियन मॉनसून के फैक्टर्स क्या हैं. अब हम ये देख रहे हैं कि चेंजेस क्या है क्लाइमेट चेंज के. दैट इज द लोकलाइज्ड रेनफॉल इंक्रीज्ड. हम ये देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, वो जिस तरह से इक्वल हुआ करता था वैसा नहीं होता. सडनली ऐसा होता है कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया है. ऐसा हो जाता है कि जयपुर के ही पर्टिकुलर किसी एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ और किसी एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं हुई या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होकर रह गई. दिस इज द लोकलाइज्ड रेनफॉल इंक्रीज्ड. इंडो गेंजेटिक प्लेन, इंडो गेंजेटिक जो प्लेन है वो, एंड वेस्टर्न घाट्स हैव बीन गेटिंग वीकेंड मॉनसून. दोज आर द मोस्ट रिसीवर ऑफ द मॉनसून. यहाँ पर सबसे ज्यादा मॉनसून हुआ करता था इंडो गेंजेटिक प्लेन पर, ड्यू टू द हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स पर. बट यहाँ पर अब मॉनसून वीक हो रहा है. दोज आर द क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस इन द ओवरऑल इंडिया. क्या ये चीज क्लियर है? अब हम इन चेंजेस को देखते हैं. विच आर द चेंजेस? फर्स्ट इज एमपी, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र हैव रिकॉर्डेड एक्सेस रेनफॉल.
can you understand those states are can you understand that those states are famous for the less rainfall? हम ये जानते हैं गुजरात और राजस्थान में तो डेजर्ट है, महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन एक ऐसा रीजन रहा है जो भी मॉनसून डेफिसिट की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, वहां पर फार्मर सुसाइड वगैरह भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो एमपी, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र हैव रिकॉर्डेड एक्सेस रेनफॉल। यहाँ पर रेनफॉल एक्सेस में होने लगा है जो पहले नहीं होता था। देखो बच्चों, ये चीज समझना कि ये जो स्टेटमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये एज इट इज स्टेटमेंट्स वहां पर आ सकते हैं और उनको हमारे को मैच द फॉलोइंग्स में ट्रू एंड फॉल्स में कंसिडर करने होंगे कि ये सही है गलत। वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड बिहार फेसिंग लैक ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल नहीं हो रहा था, जिन एरियाज में रेनफॉल अच्छा हुआ करता था, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार है, वहां पर दे आर फेसिंग लैक ऑफ रेनफॉल। दिस इज द क्लाइमेट चेंज एंड द रिवर्सिंग द पैटर्न। जहां पर रेनफॉल कम होता था वहां एक्सेस में हो रहा है, जहां पर अच्छा हुआ करता था, अबंडेंस ऑफ द मॉनसून हुआ करता था, वहां पर लैक ऑफ रेनफॉल हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस और द ग्लोबल वार्मिंग will increase rainfall by 14% by the end of the century. It is a data. क्या हमने अभी वेट बल्ब वाली सिचुएशन पढ़ी है? क्या हम ये समझ पाए हैं कि वेट बल्ब क्रिएट होने से या ह्यूमिडिटी क्रिएट होने से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ये जो पोजीशंस है ह्यूमिडिटी बढ़ने की और रेनफॉल की, कंडेंसेशन होने की और वापस से वेपर का धरती पर आने की या बरसात ज्यादा होने की, बारिश होने की, रेनफॉल ज्यादा होने की कंडीशंस बढ़ जाती है। सो इट इज सेड, इट इज अ फैक्ट दैट जो ग्लोबल रेनफॉल है इट विल इंक्रीज बाय 14% बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। सी सरफेस टेम्परेचर, जो सी की सरफेस का टेम्परेचर होता है, द ग्लोबल ओशियन हैज ऑब्जर्व्ड 90% ऑफ एक्सेस हीट जनरेटेड बाय द मैन। जितनी एक्सेस हीट जनरेट होती है उसको सी सरफेस ही कवर करता है या उसको एब्जॉर्ब करता है। So it is absorbing about 90% of excess heat. मतलब लगभग जितनी हीट ही एब्जॉर्ब किया करते थे उसकी डबल हीट सी सरफेस को मिल रही है एब्जॉर्ब करने के लिए। So they are grasping some double heat and इस हीट को डबल ग्रेस्प करने की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। So those are the changes, the changing pattern in circulation of monsoon. मॉनसून के सर्कुलेशन में इन सभी पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मानसून का जो सर्कुलेशन है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, बट अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर ड्यू टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सी सरफेस टेम्परेचर में राइज होने की वजह से वाटर वेपर का अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है। So a lot of moisture in the air due to increase in the sea surface temperature. अब क्या होता है कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाटर वेपर बढ़ गया, बहुत सारा हो गया, बट इट इज नॉट इन द मॉनसून। ये सालों भर ऐसा है कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, वेट बल्ब की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बट स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ में ये कहीं पर भी फ्लो करने लगता है और स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ फ्लो करने के बाद में कहीं कहीं पर ये सिचुएशन आने लगती है कि मॉइस्चर वहां पर कंडेंस होता है और रेनफॉल हो जाता है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि अभी कुछ 5 या 7 दिन पहले जो टेम्परेचर लेवल मई का होना चाहिए, जो मई में राजस्थान में टेम्परेचर होता था, वो नहीं था और यहाँ पर रिलेटिवली कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ठंडक थी। सो स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्रिंग इन प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड एक्सट्रीम रेनफॉल, जो अनइवन रेनफॉल्स है वो यहाँ पर होते हैं। वेट बल्ब सिचुएशन, इंक्रीज इन पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंसेस, और इन सब के साथ में जब भी मॉइस्चर बढ़ रहा है, जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्लांट्स के डेवलप होने की, उसके सीडिंग करने की और उसकी जो डेवलपिंग कंडीशंस है वो सारी भी चेंज होने लगती है, उनमें भी वेरिएशंस आने लगते हैं। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैव बीन फेसिंग वाटर डेफिसिट। जिन वेस्ट बंगाल, बिहार जैसे स्टेट्स हमने जो देखे हैं, या जो कोस्टल वेस्टर्न घाट्स के जो कोस्टल स्टेट्स हैं जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स रहे हैं,
वहां पर वाटर डेफिसिट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मॉनसून रेनफॉल बिकेम लेस फ्रीक्वेंट बट मोर इंटेंस। रेनफॉल मॉनसून में जितना होना चाहिए, जितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो तो कम हुई है। देयर इज अ रिडक्शन इन द फ्रीक्वेंसी बट मोर इंटेंस। बट ऐसा होता है कि जिस दिन बारिश हुई है या जिस 48 आवर्स बारिश हुई है वो बहुत ज्यादा इंटेंस रेनफॉल की वजह से ये होता है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर अगर 15 दिन तक बारिश होती है, पर्टिकुलर हम किसी सिटी की बात करें, जयपुर की बात कर लीजिए, 15 डेज तक कॉन्टिन्यूअस अगर रेनफॉल होता है, 1 या 2 हफ्ते तक रेनफॉल बना रहता है, और एक सिचुएशन को कंपेयर करें कि 15 डेज में जितना टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होना है, जितना पानी, जितना बारिश होनी है, जितना पानी धरती पर आएगा, वो 48 आवर्स में ही हो रहा है। इन सच सिचुएशन इट विल क्रिएट अ चोक इन आवर सीवेज सिस्टम। जब इंटेंसिटी मॉनसून की रहेगी, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जब बारिश एकदम सडनली होने लगी, तो ये फ्लड लाइक सिचुएशंस क्रिएट करता है, हमारे सीवेज सिस्टम्स को, हमारी नालियों को, इन सबको चौक कर देता है। सो इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। क्या ये पॉइंट समझ में आए? इनमें कोई भी चीज ऐसी है जिसको दोबारा एक्सप्लेन किया जाए? No, sir. Okay. So we jump to the next topic. काराकोरम एनोमली। अब हम अभी तक ये सुनते आए हैं, ये समझते आए हैं, ये हम देखते आए हैं न्यूज़पेपर्स में और इन सब में कि देयर इज अ मेल्टिंग सिचुएशन ऑन द ग्लोब पर आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है। बट अगर हम काराकोरम की बात करें, ये मैप आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, काराकोरम रेंज इसमें आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, ये आप देख पा रहे हैं एरिया, काराकोरम एरिया। Yes, sir. ये देख पा रहे हैं ना काराकोरम रेंज। सिचुएशन क्या है कि हम अभी तक ये पढ़ रहे हैं कि जितने भी हाई एलिवेशन एरियाज है या जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है, उन सारे ऑल्टीट्यूड एरियाज पर आइस मेल्ट कर रहा है, बर्फ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आप जानते हैं ना, जिससे हम राजस्थान में सर्दियों में बारिश होती है, जिसको मावट बोला जाता है, अगर आपने टर्म सुना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट यूपी, हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ स्टेट्स में जो हमारे यहाँ रबी क्रॉप है वो ज्यादा बेटर प्रोडक्शन दे पाती है, या वो एक तरह से गेहूं की फसल बहुत अच्छी पक जाती है। दोज आर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो सर्दियों में हमारे यहाँ पर बारिश होती है। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैव रिवाइव्ड रिसेंटली। अभी वापस से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए थे, जिनकी वजह से, जैसा मैं अभी बता रहा था, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर कुछ नॉर्मलसी की तरफ रहा था। मई में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई राइज पर नहीं पहुंचा था। ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, काराकोरम रेंज इज रेजिस्टिंग द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ये एक रिवर्स ट्रेंड है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में। जहां पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां पर काराकोरम रेंज में ग्लेशियर्स नहीं पिघल रहे, और यहाँ पर बर्फ पिघलने का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। व्हाई? द रीजन बिहाइंड इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इनकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मल सी हुई है। बट यस, काराकोरम रेंज में ये एक रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, या ऐसा रिवर्स हो रहा है कि जहां सब जगह ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यहाँ नहीं पिघल रहे। सो इट इज कॉल्ड एज काराकोरम एनोमली। क्या ये चीज समझ में आ रही है? एनोमली का मतलब होता है सम discrepancies are there. So this is called as Karakoram anomaly. Due to western disturbances, Karakoram range is resisting the melting of glacier in spite of global warming and glacial melting. The phenomena is called Karakoram anomaly. क्या ये चीज क्लियर है?
This is as simple as it is. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इस पर आते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको अगर पता हो, नहीं पता हो, मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करवा देता हूं, इनको देख लेना। प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड कुछ चीजें आ सकती है। फर्स्ट इज नेशनल पार्क्स। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज, प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आते हैं? नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, कंजर्वेशन रिजर्व्स आते हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स में डिफरेंस ये होता है, कंजर्वेशन रिजर्व्स आर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, और कम्युनिटी रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी उसको कंसीडर कर लेती है, उसको अडॉप्ट कर लेती है, उसको गोद ले लेती है कुछ भी करके, बट वो पर्टिकुलर कम्युनिटी उसको केयर टेकिंग कर रही होती है, उसको कम्युनिटी रिजर्व बोला जाता है। ओके, हम इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज ये, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। Conservation reserves and community reserves are declared by the government of India, and marine protected areas MPA जिसको बोला जाता है, those are declared by the government of India under the Wildlife Protection Act 1972. National parks में human activities completely prohibited होती है। कंजर्वेशन रिजर्व से एक बड़ा एरिया होता है, नेशनल पार्क से एक छोटा एरिया होता है, वो कंजर्वेशन रिजर्व के अंडर में भी आ सकता है। ये डिस्क्रिपेशंस जो है, ये इनमें जो इनकी डेफिनेशंस है, आई थिंक आपने जीएस में पढ़ ली होंगी। सो प्रोटेक्टेड एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटीज नेशनल पार्क में प्रोहिबिटेड होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ चीजें वहां पर अलाउड होती है, जैसे कि वहाँ की जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो वहां पर एक्टिविटीज कर सकती हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उन चीजों को वहां से कलेक्ट करना, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउड होते हैं। कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स आर लाइक बफर जोन्स। एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क के सराउंडिंग, ये एरिया नेशनल पार्क का हो गया, इसके आसपास में एक और एरिया बनाया गया है, इसको हम कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व बोल देते हैं। इट इज लाइक अ बफर जोन। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज अलाउड है, बट यहाँ से यहाँ के लिए ट्रांजिट और वो सारी चीजों के लिए बफर जोन की तरह काम करता है। सो दिस इज लाइक अ बफर जोन। And marine protected areas more strict regulations than the surrounding waters. Marine protected areas में बहुत ज्यादा strict regulations होते हैं, like a national parks, और ये दो बेसिस पर डिक्लेयर किए जाते हैं, हिस्ट्रिकल बेसिस होता है या फिर नेचुरल बेसिस होता है। दिस इज द मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। ये बेसिक्स हैं, इनको मैं बहुत डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर कुछ कंफ्यूजन हो इनमें तो इनको एक बार देख लेना। जो नोट्स जो क्लास में हमने पढ़ाए हैं उनमें ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है। कांगर वैली नेशनल पार्क, हम कुछ नेशनल पार्क्स और कुछ अभी जो रिसेंटली न्यूज में रहे हैं उनको देख रहे हैं। कांगर वैली नेशनल पार्क, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है। इट इज द छत्तीसगढ़ फर्स्ट एवर इंटर स्टेट बर्ड सर्वे यहाँ पर कंडक्ट हुआ है। वाई? बर्ड सर्वे अभी तक यहाँ पर कभी कंडक्ट नहीं किया गया था, तो छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया है। दैट्स व्हाई द पार्क इज इन न्यूज। मेथोडोलॉजी क्या रही है? इट इज अ ट्रेल सर्वे एंड ई बर्ड एप्लीकेशन वाज यूज्ड इन द बर्ड सर्वे। ओके, द टाइप ऑफ द फ्लोरा एंड फना, दैट इज मिक्स्ड ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट कैटेगरी में ये आता है। नोटेबल्स, फेमस फॉर अंडरग्राउंड लाइमस्टोन केव्स, तीरथगढ़ एंड कांगरधारा वाटरफॉल्स यहाँ के फेमस हैं। एक तो अंडरग्राउंड लाइमस्टोन केव्स यहाँ पर पाई जाती है, और इसके अलावा यहाँ पर ये जो कांगर रिवर है, इट इज अ रिवर, एंड इस रिवर के नाम से एक फेमस यहाँ पर तीरथगढ़ एंड कांगरधारा वाटरफॉल यहाँ पर अवेलेबल है। क्या ये चीज क्लियर है? कांगर वैली नेशनल पार्क, why it was in news and what are the specialties of the area. सेकेंड चीज पर आता है, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसने इसको डिक्लेयर किया है? बाय द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है। हाउ?
Section 26A of the Wildlife Protection Act 1972. About the sanctuary यहाँ पर दिया गया है, it is a jumbo sighting for the elephants. Elephants यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. Between Kaveri North Wildlife Sanctuary in Tamil Nadu and Kaveri Wildlife Sanctuary in Karnataka. Kaveri Wildlife Sanctuary, Kaveri is a big river and उसकी वजह से यहाँ पर कई सारे पार्क्स, नेशनल पार्क, रिजर्व एरियाज यहाँ पर बने हुए हैं. तो एक कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में, उसके और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटका में, उसके बीच में कहीं पर नई कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर डिक्लेयर की गई है. इट इज एट द कृष्णा एंड धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट अप टू कावेरी. ये कृष्णा एंड धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट से लेकर कावेरी डिस्ट्रिक्ट तक नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु तक फैला हुआ है. कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका इसके साउथ में है. कंटिन्यूटी विद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व थ्रू मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से भी कनेक्टेड है. रिसेंटली नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुआ है, ये याद रखिएगा, तमिलनाडु में. इसलिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट्स आ सकते हैं. मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज connected and Satyamanglam and BRT tiger reserves of Tamil Nadu are there. Satyamanglam फॉरेस्ट का नाम सुना होगा आई थिंक आप लोगों ने. आईपीएस जो ट्रेनी आईपीएस होते हैं उनको मोस्टली सत्यमंगलम के जंगलों में ही भेजा जाता है कुछ दिन के लिए सर्वाइवल प्रैक्टिसेस और ये सब सिखाने के लिए. तो दिस इज द सत्यमंगलम एंड बीआरटी टाइगर रिजर्व्स. अगर ये पूछ ले कि यहाँ पर कौन से दो टाइगर रिजर्व्स इससे कनेक्टेड है, दैट इज सत्यमंगलम एंड बीआरटी टाइगर रिजर्व्स इससे कनेक्टेड है. और नंदी मंगलम उलीबंदा कॉरिडोर एंड कोवाई पलन अनेबिड्डा हला एलिफेंट कॉरिडोर. सो दो एलिफेंट कॉरिडोर और दो टाइगर रिजर्व्स यहां से कनेक्टेड है. गेटिंग माय पॉइंट. कंटिन्यूटी विद द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से ये कनेक्टेड है. इसमें दो टाइगर रिजर्व्स और दो एलिफेंट कॉरिडोर्स इससे जुड़े हुए हैं. इन नाम को एक बार देख जाना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. इनको बहुत ज्यादा मगअप करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको वहां पर इंटरकनेक्ट करवा देंगे स्टेटमेंट्स को. ठीक है. इंपॉर्टेंट फॉर इट इज रिवराइन स्पीसीज यहां पर पाए जाते हैं. कहां पर? कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन से स्पीशीज मोस्टली पाए जाते हैं? दोज आर द ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल, फोर हॉर्न एंटीलोप, लेजर फिश ईगल, लीच सॉफ्ट शेल्ड टर्टल्स एंड मार्श क्रोकोडाइल्स आर इन द नंबर ऑफ अबंडेंस हियर. यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन में पाए जाते हैं या यहाँ की स्पेशलिटी है. ये स्टेटमेंट्स में आ सकते हैं, याद रखिएगा. नेक्स्ट चीज पर आते हैं, स्लेंडर लोरिस. स्लेंडर लोरिस तमिलनाडु ने अभी अभी रिसेंटली कंट्री का फर्स्ट स्लेंडर लोरिस सेंचुरी डिक्लेयर करी है. पूरे देश में स्लेंडर लोरिस से रिलेटेड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने ये स्लेंडर लोरिस की मैंने पिक्चर्स यहाँ पर डाली है. इंडिया फर्स्ट कदावुर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी कम अप इन द एरिया कवरिंग करूर एंड Dindigul district of Tamil Nadu. So which districts are there? Karur and Dindigul district. Status, it is endangered. The slender loris, native to southern India and Sri Lanka. Found in tropical scrubs, deciduous forest and scrubs में पाया जाता है. Important role in controlling agriculture crop pest in organic farms. The role of the loris is controlling the pest in the organic farms. Sanctuary Mysore grey slender loris and Malabar slender loris recorded in the Karur and Dindigul district according to study. Highest reserve in the forest. ये यहाँ पर कुछ इससे related fact यहाँ पर दिए हुए हैं. So Tamil Nadu has declared
द फर्स्ट एवर इंडियाज सेंचुरी डेडिकेटेड टू स्लेंडर लोरिस। क्या ये चीज समझ में आ रही है? नेक्स्ट चीज पर आते हैं, ताल छापर सेंचुरी। राजस्थान हाईकोर्ट अभी रिसेंटली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें ताल छापर सेंचुरी की जो ओवरऑल साइज है उसको रिड्यूस करने से रिलेटेड टारगेट्स चल रहे थे गवर्नमेंट के। वहां पर स्योमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज। लोकेशन देखते हैं, इट इज इन द चूरू डिस्ट्रिक्ट। इट वाज a private hunting reserve for state of Bikaner। स्टेट टाइम पर बिफोर द इंडिपेंडेंस ये एक प्राइवेट हॉन्टिंग रिजर्व हुआ करता था। टिपिकली लुक लाइक सवाना। यहाँ पर एक स्पेशल ग्रास होती है जिसका नाम है मोतिया। होम टू ब्लैक बक्स जो काले हिरण है वो, एंड स्प्रिंग टेल्ड लेजर्ड यहाँ पर पाई जाती है। द फर्स्ट द ओनली लिजर्ड विच इज हर्बीवोरस वो यहाँ पर पाई जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज इट बिकम्स समथिंग बोरिंग, बट ये 4 या 5 टॉपिक्स और हैं। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। मैंने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को कलेक्ट किया है, इससे ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या यहाँ तक चीज समझ में आ रही है? सर इनकी पीडीएफ दे देना। क्या बोल रहे हैं बेटा? इनकी पीडीएफ दे देना सर। पीडीएफ श्योरली, पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सो दिस इज द ताल छापर सेंचुरी। नेक्स्ट आते हैं पक्षी काशी ऑफ कर्नाटका। पक्षी काशी का मतलब होता है कुछ ऐसा पर्टिकुलर सेंटर जहां पर बहुत सारे पक्षी आते हो। तो कर्नाटका का रंगनाथीथु बर्ड सेंचुरी को पक्षी काशी ऑफ कर्नाटका कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। रिसेंटली गोट स्टेटस ऑफ रामसर साइट। रिसेंटली इसको रामसर साइट का स्टेटस मिला है। एन एग्जाम्पल ऑफ रिवराइन इकोसिस्टम लोकेटेड ऑन आइलैंड ऑफ द कावेरी। कावेरी रिवर के आइलैंड्स पर ये सिचुएटेड है। इंपोर्टेंट बर्ड्स एरिया इसको डिक्लेयर किया है बाय द बॉम्बे लाइफ इंटरनेशनल एंड बॉम्बे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। यहाँ पर कौन सी ऐसी स्पेशल टाइप्स है, स्पेशल बर्ड्स की प्रजातियां या कौन सी है, उनको हम एक बार देख लेते हैं। नाम इसका याद रखना, रंगनाथीथु बर्ड सेंचुरी ऑफ द कर्नाटका। रंगनाथीथु बर्ड सेंचुरी। पेंटेड स्टॉक्स यहाँ पर अच्छी पॉपुलेशन में मिलते हैं। स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन यहाँ पर मिलते हैं। एंड थर्ड इज मगर क्रोकोडाइल यहाँ पर पाए जाते हैं। मगर क्रोकोडाइल, द डिफरेंस इज एलिगेटर, क्रोकोडाइल, इंडियन घड़ियाल, पल्स, गवियल एंड कैमेन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं जो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। दिस इज द मगर क्रोकोडाइल। मगर क्रोकोडाइल यहाँ पर अबंडेंस में साइट किए जाते हैं या साइट होते हैं, यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ, मनी स्पाइडर। यूरोपियन कंट्रीज में मोस्टली ये स्पाइडर मिलती है। इट इज होम टू यूरोपियन मेडोज। मेडोज का मतलब होता है जंगल या ऐसे जो वुडलैंड एरियाज होते हैं उनको मेडोज बोला जाता है। सो इट इज होम टू यूरोपियन मेडोज। डार्क ब्राउन ओलिव ग्रीन इसके लेग्स होते हैं। ये पूरी डार्क ब्राउन होती है। यू कैन सी दिस। क्या ये देख पा रहे हैं? विथ इरेगुलर सिल्वर पैचेस। यहाँ पर कुछ कुछ सिल्वर पैचेस इसकी बॉडी पर होते हैं। फर्स्टली रिपोर्टेड इन वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम इंडिया। रिसेंटली ऐसा हुआ है कि ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में पाई गई है। क्या चीज क्लियर है? एंट मिमिकिंग स्पाइडर एक ऐसी स्पाइडर होती है जो एंट लाइक सिचुएशन होती है, वो ऐसी दिखती है जैसे कि चींटी हो। फर्स्ट स्पीसीज रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये भी वेस्टर्न घाट में देखी गई है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। इंडियन ग्रे वॉल्स, सब स्पीशीज ऑफ इंडियन ग्रे वॉल्स स्मॉलर लीनर देन यूरोपियन काउंटर पार्ट। यूरोप में जो ग्रे वॉल्स होते हैं उनसे ये स्मॉलर होता है, लीनर होता है। अडेप्टेड टू हॉट एंड एरिड प्लेन्स, होम टू द ओपन ड्राई और जो ग्रासलैंड्स हैं वहां पर ये ज्यादा पाया जाता है। बंकापुर ऑफ कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में फर्स्ट एवर वॉल्फ सेंचुरी डिक्लेयर की गई है इंडिया की। कर्नाटका की वॉल्फ
बंकापुर में पूरे भारत की फर्स्ट वॉल्फ सेंचुरी डिक्लेयर की गई है। गेटिंग दिस? क्या यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Okay. Himalayan yak, it is provided a tag by the FSSAI, Food Safety Security Authority of India ने इसको अभी फूड एनिमल का टैग दिया है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ ह्यूज एनिमल विद द बोवाइन मीट। एक तो इसको मीट के लिए यूज किया जाता है, इसके साथ में इसका दूध वगैरह और ये सब भी बहुत काम में लिया जाता है। अच्छा, इसको फूड एनिमल का टैग क्यों दिया गया है? बिकॉज इसकी पॉपुलेशन में 25% का ड्रॉप हुआ है। जो हमारे यहाँ के हिली टेरेंस है वहां पर इसकी रेयरिंग की जाती है, याक रेयरिंग। और रिसेंटली जो 2012 के बाद में 2019 में जो इनका सेंसस किया गया था उसमें 25% का डिक्लाइन हुआ है। स्टेटस इसका IUCN, इट इज वल्नरेबल। होम कहाँ पर ये पाया जाता है? दैट इज अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल एंड लद्दाख, जो हिली टेरेंस है वहां पर ये पाया जाता है। नोमैड्स, कौन सी ऐसी ट्राइब्स हैं या नोमैड्स हैं जो इसको याक रेयरिंग करती हैं? अगर इससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग आ जाए या फिर कई स्टेटमेंट्स आ जाए व्हाई द नोमैड्स वर इन न्यूज, तो ये याद रखना है याक रेयरिंग से रिलेटेड है। ब्रोकपा ऑफ अरुणाचल प्रदेश, चंगपास एंड दोकपास इन लद्दाख, सिक्किम एंड हिमाचल आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द याक रेयरिंग। क्या ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट पर आते हैं ब्लैक कोरल्स। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक न्यू स्पीशीज हमारे को ब्लैक कोरल्स की आइडेंटिफाई हुई है नियर द ग्रेट बैरियर रीफ। लुक लाइक फीदर्स, फेंस और बुशेस की तरह ये नजर आता है, फीदर्स की तरह दिखता है। स्पेशलिटी क्या है कि इसकी लाइफ अबाउट 400 ईयर्स होती है, 4000 साल तक इसकी लाइफ हो सकती है। कैन सर्वाइव एटलीस्ट 4 मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स। हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशन से रिलेटेड जो हमारे यहाँ की हिस्ट्री है कि किस तरह से ह्यूमन लाइफ इवोल्व हुई है, या लाइफ किस तरह से अर्थ पर इवोल्व हुई है या मरीन सिस्टम में किस तरह से इवोल्व हुआ है, ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज वी फाउंड इट इन द ग्रेट बैरियर रीफ। दोज आर द ब्लैक कोरल्स। लास्ट टॉपिक आई थिंक इंडियन बीच। इसको करुम ट्री भी बोला जाता है, इसको मल्लिकलम ट्री भी बोला जाता है एंड पोंगम भी बोला जाता है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इकोलॉजिकल एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितना कार्बन से रिलेटेड इकोलॉजिकल हार्म हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसको हम कितना रिकवर कर पाए, उसको रेस्टोरेशन बोला जाएगा। सो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने 2021 एंड 23 को। इस डिक्लेरेशन के बाद में इंडियन बीच, ये जो ट्री है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया है और इसकी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इंटरनेशनली इसकी डिस्कशंस हुआ है। व्हाई? इसका डिस्कशंस होने का रीजन ये रहा है कि विद इन 25 ईयर्स, 25 साल के अंदर इट कैन सीक्वेंस, ये कार्बन सीक्वेंसिंग आप समझते हैं ना, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया और कार्बन को वापस से अर्थ में या वेरियस जो एलिमेंट्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, उसको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं ना। तो ये एक पेड़ लगभग 25 ईयर्स में 767 kgs ऑफ कार्बन को सीक्वेस्टर कर सकता है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द इंडियन बीच ट्री। That's why it was very much in the news after the declaration of ecosystem restoration decade के बाद में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। It is also used for biodiesels, medicines, powders and soil binders. Drained sandy loam soil is ideal for it. जो sandy loam soil होती है, drained जो हो, वो इसके लिए आइडल होती है, ड्रॉट टॉलरेंट होता है, एडेप्टेड टू इंटेंस हीट को भी ये एडॉप्ट कर सकता है। दैट वाज द लास्ट टॉपिक। क्या यहां तक चीज क्लियर है? ये यस सर। सर, ये जो लास्ट आपने ट्री के बारे में बताया है,
ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन है इसकी कि यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं कुछ एनवायरनमेंट? पाया जाता है बेटा, इसके लिए आइडल सिचुएशन ये है कि ये सैंडी जो ड्रेन्ड सैंडी लॉन्ग सॉइल है वो इसके लिए आइडल होती है, बट ये अडेप्टेशन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ड्रॉट टॉलरेंट भी है, तो ये पूरे ओवरऑल इंडिया में कहीं भी सरवाइव कर सकता है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द इंडियन बीच। ओके, इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा एंड